हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वंशानुक्रम निर्धारकों की अध्ययन विधि। वंशानुक्रम निर्धारकों की अध्ययन विधि, इसके बारे में आज हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं, यानी स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स। तो इसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु होंगे, उन बिंदुओं पे हम लोग फोकस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वंशानुक्रम निर्धारकों की कितनी विधियां हैं या इनके अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, प्रविधियां। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको मनोविज्ञान से रिलेटेड हम सारे वीडियोस अपलोड करते रहें और तुरंत उसकी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक को कवर करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वंशानुक्रम निर्धारकों की अध्ययन विधि, तो इसमें सबसे पहला जो अध्ययन विधि है वो है अंतः प्रजनन विधि। अंतः प्रजनन विधि को अंग्रेजी में बोलते हैं इनब्रीडिंग मेथड। ठीक है। सेकंड है हमारे पास चयनात्मक प्रजनन विधि, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड। तीसरा है हमारे पास पारिवारिक अध्ययन विधि। पारिवारिक अध्ययन विधि को बोलते हैं फैमिली स्टडी मेथड। ठीक है। और अगला हमारे पास है चौथा जुड़वा अध्ययन विधि, इसको बोलते हैं ट्विन्स स्टडी मेथड। और पांचवा हमारे पास है पोष्य परिवार विधि को बोलते हैं फोस्टर फैमिली मेथड। तो इस तरीके से हमारे पास 5 अध्ययन विधियां होती हैं। ठीक, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कौन सा आनुवांशिक विधि किसके अंतर्गत आएगा या कौन सी आनुवांशिक प्रक्रिया किस अध्ययन की विधि आएगी, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए क्रम से जो है इन सारे 5 विधियों को हम जानने का प्रयास करते हैं कि अंतः प्रजनन विधि में क्या होता है, चयनात्मक प्रजनन विधि में क्या होता है, पारिवारिक अध्ययन विधि में क्या होता है, और जुड़वा अध्ययन विधि में क्या होता है, और साथ ही साथ पोष्य परिवार विधि में क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक नोट यहाँ पे जानकारी लेना आप लोगों के अति आवश्यक है कि इन 5 विधियों में से प्रथम दो विधियों को तीव्र गति से प्रजनन करने वाले पशु पक्षियों अथवा पौधों पर प्रयुक्त करके वंशानुक्रम की प्रक्रिया एवं कारकों की प्रकृति को समझा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पशु पक्षियों और पौधों के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा शुरुआत के जो 2 हैं, यानी अंतः प्रजनन विधि और दूसरा चयनात्मक प्रजनन विधि। ये दोनों विधियां जो है आपको पशु पक्षियों और जानवरों और साथ ही साथ पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पशु पक्षी पौधों के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है, अंतः प्रजनन विधि और चयनात्मक प्रजनन विधि, ये 2 विधियों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पशु पक्षियों अथवा पौधों पर प्रयुक्त करके वंशानुक्रम की प्रक्रिया एवं कारकों की प्रकृति को समझा जाता है। जबकि शेष 3 विधियां जो हैं, जबकि शेष 3 विधियां कौन कौन सी हैं, पारिवारिक अध्ययन विधि, जुड़वा अध्ययन विधि, पोष्य परिवार विधि, ये जो है प्रायः मानवों के वंशानुक्रम प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो लास्ट की 3 विधियां हैं वो मानवों के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जो शुरुआत के जो 2 हैं वो पेड़ पौधों और जानवरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज था। अब आइए क्रम से देखते हैं कि अंतः प्रजनन विधि में होता क्या है। अंतः प्रजनन विधि में प्रयोगशालाओं में नियंत्रित परिस्थितियों में आनुवांशिक रूप से संबंधित पशुओं जैसे चूहों, बिल्ली में अनेक पीढ़ियों तक प्रजनन कराया जाता है तथा देखा जाता है
कि विभिन्न गुणों का संचरण किस प्रकार से हो रहा है तथा विभिन्न गुणों को भी देखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस विधि में हमें क्या करना, एक प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में जैसे थार्नडाइक ने किया था बिल्ली पे प्रयोग, कोहलर ने किया था बंदर पे प्रयोग, ठीक है, तो कबूतर पे प्रयोग। तो इसमें अंतः प्रजनन विधि में क्या होता है, एक प्रयोगशाला होता है, यानी नियंत्रित परिस्थितियां रखी जाती हैं। इसमें नियंत्रित परिस्थितियां रखी जाती हैं और प्रजनन करा करके उनके आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जा और उनके व्यवहार गुणों को भी वहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये होती है प्रक्रिया अंतः प्रजनन विधि में। तो याद रखिएगा मित्रों। फिर आगे हम बढ़ते हैं चयनात्मक प्रजनन विधि में, यानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड में क्या होता है। यह भी आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे और पक्षियों में इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों में। तो चयनात्मक प्रजनन विधि में इस विधि में किसी एक गुण वाले पशुओं जैसे मान लीजिए हम तेज दौड़ने वाले घोड़ों, यानी हमने एक ही प्रकार के पशुओं को सेलेक्ट करना है, यानी कई नेचर के पशुओं को नहीं सेलेक्ट करना है। किसी एक गुण यानी एक ही गुण रखने वाले हम पशुओं को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अब यहीं पे उदाहरण हमने ले लिया है कि तेज दौड़ने वाले घोड़ों का हम जो है एक समूह बना लिए, उनको सेलेक्ट कर लिए और उनमें हम क्या देखते हैं, कई पीढ़ी तक प्रजनन कराकर, उनके बीच में हम प्रजनन कराकर विशेष के संचरण का अध्ययन किया जाता है। यानी उसमें जो है तेज दौड़ने वाले घोड़ों में क्या करते हैं, हम उनमें कई पीढ़ियों के द्वारा जो है प्रजनन कराते हैं और करा करके उनके लक्षणों, व्यवहारों और गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यही हो जाता है हमारा चयनात्मक प्रजनन विधि। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नोट में हमने लिखा दिया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो वंशानुक्रम की खोज किए थे और ये किसमें किए थे, मटर के पौधों में किया था। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी थी। वैसे भी आप लोगों को ये पता होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही आनुवंशिकी की खोज की थी और जो कि इसके लिए मटर के पौधों का इस्तेमाल किया था। अब तीसरे केस है हमारे पास पारिवारिक अध्ययन विधि। अब यहाँ पे मानवों पे जो अध्ययन विधि इस्तेमाल होता है वो चला आता है यहाँ से। तो इसमें क्या होता है, किसी एक परिवार, ध्यान से देखिए, किसी एक परिवार की कई पीढ़ियों के सदस्यों के गुणों का अध्ययन करके वंशानुक्रम के द्वारा गुणों के संचरण की गत्यात्मकता का पता लगाया जाता है। ठीक है, यानी किसी एक परिवार, ये नहीं कि अनेकों परिवार सेलेक्ट कर लीजिए, किसी एक परिवार की कई पीढ़ियों के सदस्यों के गुणों का अध्ययन करके वंशानुक्रम के द्वारा गुणों के संचरण की गत्यात्मकता का पता लगाया जाता है। और इस विधि में दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक है आपके पास पेडिग्री विश्लेषण। क्या है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। पेडिग्री विश्लेषण अथवा दूसरा है हमारे पास संगोत्रता विश्लेषण। ये दो विधि यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, पेडिग्री विश्लेषण और साथ ही साथ अथवा संगोत्रता विश्लेषण। आइए देखते हैं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें पेडिग्री विश्लेषण में क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पेडिग्री विश्लेषण में एक ही परिवार के कई पीढ़ियों के सदस्यों की सूचनाओं का एक चार्ट बनाया जाता है, जिसके विश्लेषण से विभिन्न गुणों के संचरण होने अथवा नहीं होने के संकेत मिलते हैं। इसमें एक चार्ट बनाया जाता है और उस चार्ट को ऑब्जर्व कर करके हम एक रिजल्टेंट या एक नया आंकड़ा निकालते हैं, जिसमें वहाँ पे वंशानुक्रम की बातों को हम लोग बताते हैं या समझते हैं। पेडिग्री विश्लेषण में किसी एक ही परिवार के लिए प्रयुक्त होता है। अब आगे देखते हैं, इस विधि का जो प्रतिपादन किया था यानी पेडिग्री विश्लेषण का, वो फ्रांसिस गाल्टन साहब ने किया था। याद रखिएगा ये भी मित्रों, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था इस विधि का प्रतिपादन। और उन्होंने सन 1869 में
प्रकाशित अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस, ये पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा मित्रों, ये आपसे पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है कि हेरिडेटरी जीनियस किसकी पुस्तक है। तो फ्रांसिस गाल्टन साहब ने कब दिया था, 1869 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। और कौन सा विधि, पेडिग्री विश्लेषण का प्रतिपादन किया था। में उन्होंने 300 परिवारों के लिए 997 प्रसिद्ध व्यक्तियों के आंकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला कि प्रवीणता इमिनेंस का एक स्पष्ट आनुवांशिक आधार है। ठीक है, ये पेडिग्री विश्लेषण का हुआ बात। अब आइए देखते हैं संगोत्रता विश्लेषण में क्या होता है। संगोत्रता विश्लेषण में एक ही गोत्र की दो भिन्न पीढ़ियों, अब यहाँ देखिए वहाँ पेडिग्री विश्लेषण में एक परिवार लिया गया था, यहाँ पे एक ही गोत्र लिया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। एक ही गोत्र की दो भिन्न पीढ़ियों, दो भिन्न पीढ़ी जैसे कि दो सगे भाई आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। एक ही पीढ़ी यानी एक ही गोत्र की दो भिन्न पीढ़ियों, जैसे दो सगे भाइयों की कई पीढ़ियों के सदस्यों की सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और इसे सन 1912 में हेनरी गोडार्ड ने प्रतिपादित किया था। हेनरी गोडार्ड, यह भी याद रखेंगे। संगोत्रता विश्लेषण को 1912 में हेनरी गोडार्ड ने प्रतिपादित किया था। और इसके अंतर्गत कैसे हम मनुष्य को सिलेक्ट करते हैं, जिनका गोत्र सेम होता है, उन गोत्र में दो सगे भाई टाइप के सदस्यों के बीच में कई पीढ़ियों तक हम प्रजनन कराते हैं और उन प्रजनन के अंतर्गत वंशानुक्रम की प्रक्रिया को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और विश्लेषण करते हैं, या वहाँ से सूचनाओं को हम एकत्रित करते हैं, ने यह विश्लेषण किया था। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं जुड़वा अध्ययन विधि। जुड़वा अध्ययन विधि के अंतर्गत इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस विधि में जुड़वा के आनुवांशिक बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे दो बच्चे जुड़वे हुए तो उनके बीच में व्यवहार विश्लेषण, आनुवांशिक विश्लेषण, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे इस विधि के अंतर्गत कर लेते हैं। फिर आगे आता है पोष्य परिवार विधि में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। अब इस विधि में दत्तक बालकों, ये ध्यान रखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। दत्तक बालकों का भी, बालकों के व्यवहार का अध्ययन, वृद्धि और विकास का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, पोष्य परिवार विधि में। दत्तक मतलब जो गोद लिए हुए बालक होते हैं, उन्हीं को दत्तक पुत्र बोलते हैं। तो उन जैसे बालकों के व्यवहार तथा वृद्धि विकास का सम्यक अध्ययन किया जाता है। तो यह हुई आपके वंशानुक्रम निर्धारकों की अध्ययन विधि, और इसको आप आराम से वॉच कर लीजिएगा फिर से एक बार वीडियो को, और ध्यान से सारी बातों को नोट कर लीजिए कि कौन सी विधि में क्या प्रक्रिया संचालित की जाती है। इस चीज़ को आप आराम से नोट कर सकते हैं। तो वीडियो आज का हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।